Welcome, dear students. So, this video is going to be about class 11th JK Bose revision. Class 11th JK Bose revision. So, in the previous video, if you talk about that short video, we discussed a short question fluid mosaic model. सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने डिस्कस किया था छोटे से वीडियो में जो आपने देखा होगा, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो अभी हम जो अब नेक्स्ट हमारा डिस्कशन करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जब एक क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाल सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया और ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किसने किया था ये तो सबको पता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम्ड कॉलिकर। तो ये कॉलिकर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। तो टर्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपको पता होगी, ये एक साइंटिस्ट ने दी है। दैट साइंटिस्ट इज़ नेम्ड बेंडा। तो बेंडा और कोलिकर ये हमारे दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम से हम इस माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है दिस माइटोकॉन्ड्रिया इट हैज़ वेरियस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपको बताऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के लिए एक स्टेन यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टेन यूज्ड टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन नीट में भी आता है। दैट स्टेन इज़ जैनस ग्रीन। दैट स्टेन इज़ जैनस ग्रीन बी। तो जैनस ग्रीन बी स्टेन यूज़ की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के लिए। इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका नंबर वेरी करता है सेल टू सेल, और नंबर डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल पे, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ सेल। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी सेल की, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान शब्दों से हम शुरुआत कर रहे हैं। डिस्कवर किसने किया? कॉलिकर ने। टर्म किसने दी? बेंडा ने। स्टेन कौन सी यूज़ करते हैं? जैनस ग्रीन बी। और नंबर कितना होता है वो एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, ओके। नाउ आगे हम जाते हैं। तो बच्चों, आगे हम थोड़ा सा इसकी बेसिक फीचर्स की बात करेंगे, लाइक शेप कैसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सबका पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप्ड होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप्ड होता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इसके साइज़ की तो साइज़ में आप दो चीज़ें देखते हो, ठीक है। लेंथ देखते हो, ब्रेडथ देखते हो, ठीक है। तो लेंथ या विड्थ देखते हो। तो लेंथ आपकी इसको 1 to 4.1 माइक्रॉन्स तक मिलती है। एंड 0.2 to 1 माइक्रॉन्स तक आपको इसकी ब्रेडथ मिल जाती है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। लेंथ ब्रेडथ आप भूल भी जाओ तो कुछ चलेगा, ठीक है। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें अब, ठीक है। तो अगर अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता ही है ये डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये इसका एक मेम्ब्रेन मान लो और अंदर से इसका दूसरा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अंदर से इसका दूसरा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा सेक्शन आएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। आपको दो मेम्ब्रेन्स मिलते हैं। देयर आर टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। देयर आर टू मेम्ब्रेन्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एक तो आउटर और दूसरा इनर। आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो फ़र्क इनमें होता है कि आउटर वाला जो है, आउटर वाला स्मूथ होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो आउटर वाला स्मूथ होता है, ठीक है। बट इनर जो है वो फोल्डेड होता है, ठीक है। फोल्डेड। और ये फोल्ड जो इसके होते हैं, दीज फोल्ड्स, ये फोल्ड जो इसके होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टे। तो फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे, फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे, ठीक है, टू फॉर्म क्रिस्टे। और आप एक बात याद रखोगे, जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाइल जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी कम होती है, ठीक है। इट हैज़ मोर परमेबिलिटी, इट हैज़ मोर परमेबिलिटी, वाइल जो आपका इनर मेम्ब्रेन है दैट हैज़ लेस परमेबिलिटी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा पॉइंट्स है, तो आपका क्वेश्चन इन पॉइंट से बन जाएगा, ठीक है। आप इन पॉइंट्स पे नज़र रखना, ठीक है। तो क्या हमने डिस्कस किया अभी तक? माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने डिस्कवर किया है। बेंडा ने टर्म दी। जैनस ग्रीन बी यूज़ करेंगे। एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी। शेप सिलेंड्रिकल और सॉसेज जैसी है। एंड लेंथ ब्रेड हमने मेंशन किया, स्ट्रक्चर हमने मेंशन किया, ठीक है।
अब आप ध्यान रखना, देखो ये जो स्पेस है ना बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ये वाली स्पेस, इट इज़ कॉल्ड एज आउटर चैम्बर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज आउटर चैम्बर, इसमें कोई चीज़ खास नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ये चीज़ आप याद रखोगे। दिस स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज आउटर चैम्बर, इसको हम आउटर चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखोगे, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे फोल्ड्स है क्रिस्टे, ठीक है, ये जो फोल्ड्स है इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टे, इनकी तरफ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इन फोल्ड्स पे जब आप देखते हो, इन फोल्ड्स पे ऐसे रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं, आपने सुना होगा इन पे ऐसे रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं, ये आपने रेस्पिरेशन में भी सुना होगा। इन पे ऐसे रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं। इन रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? इनको F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जो क्रिस्टे है, हर एक क्रिस्टे जो होता है, crystal contain racket shaped particles called क्या बोलते हैं इनको? These are called as F0 F1 particles, इनको बोलते हैं हम F0 F1 particles, या इनको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स, या इनको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स से एटीपी सिंथेसिस होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, आप कॉपी से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इनके थ्रू प्रोटॉन मूवमेंट होती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। देखो अब इसके बाद हम बात करेंगे अंदर की स्पेस की, ठीक है। तो ये अगेन हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है जिसके ये क्रिस्टे है। अब जो अंदर वाला चैम्बर है, ठीक है, अंदर वाला चैम्बर है, ये वाली स्पेस, दिस इज़ कॉल्ड एज एंडोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनर चैम्बर की हम बात करेंगे। इनर चैम्बर इज़ called as mitochondrial, inner chamber is called as mitochondrial matrix, inner chamber को हम mitochondrial matrix बोलते हैं। एंड mitochondrial matrix में बहुत सारी चीज़ें होती है। इट कंटेन्स क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स होते हैं एक मेटाबॉलिक पाथवे के, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, वेरी गुड। सिर्फ एक एंजाइम नहीं होता, वो आप खुद सोचेंगे कौन सा नहीं होता, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है? दूसरा इसमें एक डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स को रिजेंबल करता है। तीसरा इसमें 70S राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, लिपिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब खास बात है ये डबल स्ट्रैंड डीएनए और 70S राइबोसोम्स, इन दोनों की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ फंक्शन खुद ही कर पाता है, अपने प्रोटीन्स खुद ही बना पाता है, ठीक है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली ऑफ द सेल। दैट इज वाई इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली ऑफ द सेल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली ऑफ द सेल, या इसको बोलते हैं एंडो सिम्बायोट ऑफ द सेल, एंडो सिम्बायोट ऑफ द सेल। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था, तो इसके रिलेटेड बहुत ही अच्छा डिस्कशन हमने किया, और इस डिस्कशन से आपको सारा बोर्ड वाली इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रा जल्दी से इन इन्फॉर्मेशन को फिर से यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं। तो डिस्कवर किसने किया था? कॉलिकर ने। टर्म किसने दी थी? बेंडा ने, ठीक है। जैनस ग्रीन बीस्ट यूज़ करते हैं स्टेनिंग के लिए, ठीक है। शेप सिलेंड्रिकल या सॉसेज लाइक है। दो मेम्ब्रेन्स है, आउटर और इनर, स्मूथ और फोल्डेड, ठीक है। ज़्यादा परमेबिलिटी किसकी है? ज़्यादा परमेबिलिटी हमारे आउटर मेम्ब्रेन की है, लेस परमेबिलिटी इनर मेम्ब्रेन की है। इस स्पेस को हम आउटर चैम्बर बोलते हैं, जो आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में है, ठीक है। इन क्रिस्टे जो है, ये फोल्ड्स जो है, इनके ऊपर रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिनको F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, या ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हेल्प करते हैं। और इनर स्पेस को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। एंड राइबोसोम्स और डीएनए की वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली ऑफ द सेल बोला जाता है, या तो एंडोसिम्बायोट ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको फोटोसिंथेसिस से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको सेल बायोलॉजी से भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनली है, ठीक है। तो ये बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, तो सबसे पहले हम शुरुआत ही करेंगे, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली,
डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनली। और ख़ास बात है, इट इज़ ऑल्सो ओनली फाउंड इन प्लांट्स, एल्गे एंड यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। सो इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, एल्गे एंड यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। सिर्फ इन 3 ग्रुप्स में पाया जाता है, एनिमल्स में ये नहीं होता, ठीक है। तो अब ख़ास बात ये है इस क्लोरोप्लास्ट की कि इसके भी कुछ बेसिक फीचर्स है और नंबर्स है जो वेरी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ग्रीन कलर इसका होता है क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। तो ये हेल्प किस में करती है? इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये इस ऑर्गेनली का फंक्शन तो सबको पता होगा, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनली का अगर आप नंबर देखोगे, नंबर बहुत ही वेरीड है, ठीक है। तो नंबर अगर देखोगे, जो देखा गया है कि क्लैमिडोमोनास जो अलगा है, सिंगुनिसेलर अलगा है, उसमें एक ही होता है, ठीक है। तो नंबर इज़ 1 इन क्लैमिडोमोनास, ठीक है। उसमें एक ही गया का गया है। और भी बहुत सारे वेरिएड नंबर्स है। हमें अगर प्लांट सेल्स, मैच्योर प्लांट सेल्स का पूछा जाए तो 20 to 40 पर सेल इन हायर प्लांट्स, ठीक है, इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। तो लीव्स के मेसोफिल सेल्स में 20 to 40 पर सेल होता है, ये आप ध्यान रखोगे नंबर, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनली है, ठीक है। प्लांट्स, एल्गे और यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और नंबर की हमने बात की, क्लोमिडोमोनास में एक होता है और 20 to 40 पर सेल होते हैं इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है। अगर हम बात करें इसके शेप की, क्लोरोप्लास्ट के शेप की, तो बहुत ही वेरिड शेप है, ठीक है। डिस्कॉइड होते हैं, ठीक है, डिस्कॉइड होते हैं ज़्यादातर ये, ठीक है। लेकिन आपको रिबन लाइक भी मिल सकते हैं, ठीक है, रिबन लाइक भी मिल सकते हैं, ठीक है। आपको कप शेप्ड भी मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्क्वायर्ड कॉमन शेप है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डायमेंशंस की बात करें, साइज़ की बात करें, तो साइज़ में आपको लेंथ और ब्रेड्थ दो चीज़ें आप लेते हो, ठीक है। तो लेंथ आपको यहाँ पे मिल जाती है 2 to 4 माइक्रॉन्स एंड ब्रेड्थ आपको मिल जाती है 5 to 10 माइक्रॉन्स। इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे, ठीक है। तो लेंथ ब्रेड आपका हो गया, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर में जाएंगे, तो स्ट्रक्चर में अगेन ये 2 मेम्ब्रेन्स है इसमें, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन्स है इसमें, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ख्याल रखेंगे आप लोग, दोनों ही स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो अगेन स्ट्रक्चर में आप देखोगे, आप 2 मेम्ब्रेन्स देखते हो, ठीक है। आप 2 मेम्ब्रेन्स देखते हो, एक देखते हो आउटर और एक देखते हो इनर, ठीक है। एंड ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, ठीक है। लेकिन परमिएबिलिटी में डिफरेंस है, ठीक है। स्मूथ तो इस वक्त दोनों है, लेकिन फिर भी परमिएबिलिटी इसकी ज़्यादा परमिएबिलिटी है, ये ज़्यादा चीज़ों को अलाउ करता है, ठीक है। इसकी परमिएबिलिटी हाई है, इसकी परमिएबिलिटी यानी कि इसका एबिलिटी टू अलो द सब्सटेंसेस अक्रॉस इट वो कम है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस था, वहाँ इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड था, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे, लेकिन यहाँ इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है, ठीक है। परमेबिलिटी में डिफरेंस है। अब ये जो स्पेस यहाँ पे बनती है बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। दिस स्पेस बिटवीन inner and outer membrane, inner and outer membrane, ठीक है। what is this space called as? It is called as पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इस स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। और जो ये अंदर स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, ठीक है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इनर चैम्बर और स्ट्रोमा। तो ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज इनर चैम्बर और स्ट्रोमा, इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में ही बहुत सारी खास चीज़ें हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये मान लो आप फिर से ये आउटर चैम्बर है और ये मान लो आप फिर से ये इनर चैम्बर है, ठीक है। तो स्ट्रोमा में आप क्या देखते हो? देखो स्ट्रोमा में आप देखते हो कि वहाँ पे कुछ फ्लैटेनेड सैक्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे करके स्टैक्स बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ फ्लैटेनेड सैक्स होते हैं जो कि ऐसे ऐसे करके स्टैक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन फ्लैटेनेड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, दीज फ्लैटेनेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज थैलेकॉइड्स, और इनके इन स्टैक्स को हम बोलते हैं ग्राना, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्ट्रोमा कंटेन्स फ्लैटेनेड
फ्लैटनड स्ट्रक्चर्स या सैक्स कॉल्ड एज थैलेकॉइड्स। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं थैलेकॉइड्स। ठीक है, जो थैलेकॉइड्स है, थैलेकॉइड्स जो है दे फॉर्म स्टैक्स, वो चट्टे बनाते हैं, स्टैक्स बनाते हैं, ठीक है, ढेर बनाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज ग्राना, उनको बोलते हैं ग्राना। ठीक है, वो ध्यान रखना, नंबर ऑफ ग्राना जो है दैट हैज़ बीन सीन 40 to 60 पर क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 ग्राना होते हैं। एंड नंबर ऑफ थैलेकॉइड्स जो देखा गया है, नंबर ऑफ थैलेकॉइड्स हैज़ बीन सीन 2 to 100 पर 2 to 100 पर ग्रानम, 2 to 100 पर ग्रानम। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से आप सेव करोगे कि स्ट्रोमा में फ्लैटनेट सैक्स होते हैं जिनको आप थैलेकॉइड्स बोलते हो, और थैलेकॉइड्स ऐसे स्टैक्स बनाते हैं जिनको आप ग्राना बोलते हो, और नंबर ऑफ ग्राना जो है वो 40 to 60 पर क्लोरोप्लास्ट होता है। नंबर ऑफ थैलेकॉइड्स जो है वो 2 to 100 पर ग्रानम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो चैनल है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो चैनल है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कनेक्ट करता है ग्राना को। ये एक ग्रानम है, ये दूसरा ग्रानम है, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरग्रानल थैलेकॉइड। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरग्रानल थैलेकॉइड। ठीक है, इसको हम इंटरग्रानल थैलेकॉइड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, इंटरग्रानल थैलेकॉइड या स्ट्रोमा लैमेले। और इसके अंदर जो स्पेस होती है उसको फ्रेट चैनल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करोगे, अगर एक थैलेकॉइड है तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में बहुत सारी फोटो पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फोटो पिगमेंट्स के क्लस्टर्स होते हैं। उन फोटो पिगमेंट्स के क्लस्टर्स को कॉन्टासोम्स बोलते हैं या फोटोसिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स, ठीक है, कंटेन clusters of photopigments, photopigments called, क्या बोलते हैं उनको? They are called as quantasomes, they are called as quantasomes और फोटोसिस्टम्स। उनको क्वांटासोम्स बोलते हैं या फोटोसिस्टम्स होते हैं जिनमें फिर लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, विच आर द साइट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन फिर उन्हीं में होती है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, लाइट रिएक्शन इसमें होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द स्पेस है इस क्या बोलते हैं, इस स्ट्रोमा की, ये रेस्ट ऑफ द स्पेस। ठीक है, इस रेस्ट ऑफ द स्पेस में आप क्या देखते हो? इस रेस्ट ऑफ द स्पेस में आप कुछ चीज़ें देखते हो। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रोमल स्पेस है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रोमल स्पेस है, स्पेस यानी आउटसाइड थैलेकॉइड्स। ठीक है, यानी कि आउटसाइड से उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें आप वही चीज़ें देखते हो जो आपने वहाँ पे देखा था इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसमें आप सबसे पहले देखते हो एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? आप देखते हो एंजाइम्स ऑफ C3 या C4 साइकिल, C3C4 साइकिल। ठीक है, यानी कि डार्क रिएक्शन। ठीक है, नंबर 2 इसमें आप देखते हो DS सर्कुलर DNA। ठीक है, इसमें आप देखते हो 70S राइबोसोमस। ठीक है, इसमें आप देखते हो प्रोटीन्स और लिपिड्स। एंड अगेन बिकॉज ऑफ दीज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA एंड 70S राइबोसोम्स वी कॉल दिस एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। ठीक है, अगेन इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली ऑफ द सेल बोला जाता है। तो इतना डिस्कशन बहुत ही काफ़ी होगा, बहुत काफ़ी होगा इसके लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में फ़िलहाल हम ये 3 क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अलावा आप नज़र दे के रखोगे न्यूक्लियस को। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स को। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सेल डिवीजन में से। ठीक है, सेल डिवीजन की, अब मैं सेल डिवीजन में आपको, अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में आपको सीधे सवाल आ सकता है। सेल डिवीजन में अगर की हम बात करें तो सेल डिवीजन में आपको सीधे सवाल हिट हो सकता है। सवाल आपको आ सकता है मियोसिस या माइटोसिस। ठीक है, तो सेल डिवीजन आपको पता है, सेल डिवीजन में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यू कैन बी हैविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यू कैन बी हैविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सेल डिवीजन में। ठीक है, सेल डिवीजन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब मियोसिस, डिस्क्राइब माइटोसिस। तो चलो हम पहले माइटोसिस को डिस्क्राइब करते हैं। माइटोसिस ज़्यादा
आसान है तो माइटोसिस को हम पहले डिस्कस करते हैं, तो ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस को हम डिवाइड करते हैं 2 फेजेस में, ठीक है। तो माइटोसिस को हम डिवाइड करते हैं 2 फेज में, ठीक है। माइटोसिस डिवाइड इनटू 2 फेजेस, ठीक है। तो माइटोसिस जो है, सबसे पहले माइटोसिस को डिस्क्राइब करेंगे। माइटोसिस है क्या? माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। दिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, रिमेन सेम, ठीक, रिमेन सेम, ठीक है। तो असल में अगर आपको याद होगा, सेल साइकिल में आपके पास क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सेल साइकिल में आपके पास होता है, यहाँ पे G1 फेज़, ठीक है। आपके पास होता है S फेज़, ठीक है। और आपके पास होता है G2 फेज़, फिर आपके पास होता है M फेज़, ठीक है। तो G1, S और G2 जो तीनों है ना, ये इंटरफेज़ बनाते हैं, और M फेज़ फिर माइटोटिक या डिवीजन फेज़ बनाता है, ठीक है। तो इस G1, S, G2 में तैयारी होती है, फिर M फेज़ में डिवीजन होता है। और हम कौन सा M फेज़ पढ़ रहे हैं? हम माइटोसिस वाला M फेज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब हमें एक्चुअली एम फेज़ पढ़ रहा है, हम ये मान के आए हैं कि सेल G1, S और G2 से गुजर के आई है, ठीक है। उसने प्रीली प्रिपरेशन की है, ऑर्गेनेलिस को डबल किया है, डीएनए को डबल किया है। अब हम डिवीजन की बात करें, ठीक है, कैसे डिवीजन होगा, ठीक है। तो जो माइटोसिस का जो डिवीजन है, उसको हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं। एक तो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, ठीक है। एक हमारा आता है जिसको आप बोलते हो कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन, एंड दूसरा हमारा आता है साइटोकाइनेसिस, जिसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में फिर आपको फेजेस आते हैं, आपको 4 फेजेस आते हैं, ठीक है। 4 फेजेस आते हैं आपको, ठीक है। एक तो आता है आपको जिसको आप बोलते हो प्रोफेज, ठीक है। दूसरा आता है आपको जिसको आप बोलते हो मेटाफेज, ठीक है। तीसरा आपको आता है जिसको आप बोलते हो एनाफेज, ठीक है। एंड फोर्थ आपको आता है जिसको बोलते हो टीलोफेज, ठीक है, जिसको आप बोलते हो टीलोफेज, ठीक है। तो चलो हम इन सभी फेजेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं प्रोफेज में, ठीक है, प्रोफेज में, ठीक है। तो प्रोफेज के 2 सेक्शंस होते हैं। एक तो अर्ली प्रोफेज होता है, ठीक है, एक तो अर्ली प्रोफेज होता है, ठीक है, अर्ली प्रोफेज होता है, ठीक है, और लेट प्रोफेज होता है, ठीक है। हम 2 प्रोफेज निकालेंगे, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक है। तो ये मान लो ये सेल है इन अर्ली प्रोफेज और ये सेल है इन लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में आपको क्या दिखाई देने लगता है? अर्ली प्रोफेज में सबसे पहली चीज़ आप देखते हो कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स, वो अपोजिट पोल्स की तरफ चलने लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या देखते हो? दूसरी चीज़ आप देखते हो कि अंदर जो हमारा आपका डीएनए है, वो कंडेंस होने लगता है, ठीक है। डीएनए स्टार्ट्स टू कंडेंस, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्रेड्स बनने लगते हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्रेड्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करने लगते हो किसमें? अर्ली प्रोफेज में, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या देखते हो आप, ठीक है। अर्ली प्रोफेज में आप क्या देखते हो? अर्ली प्रोफेज में आप देखते हो सबसे पहले सेंट्रियोल्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स। एंड दूसरी चीज़ इसमें क्या देखते हो आप? कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होने लगता है और क्रोमैटिन थ्रेड्स बनाने लगता है, ठीक है। फिर जब आप लेट प्रोफेज में पहुंचते हो, लेट प्रोफेज में आप देखते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, वो डिसइंटीग्रेट हो गया होता है। तो सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए होते हैं, उनसे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल गए होते हैं और स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए होते हैं, जिनको हम एस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एस्टर्स बन गए होते हैं अपोजिट पोल्स पे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है, गोल्गी एपैरेटस डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है, और यहाँ पे आपको क्रोमोसोमल थ्रेड्स जो है ना, वो क्रोमोसोम्स में, फेंट क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए होते हैं, ठीक है। वो क्रोमोसोम्स में, फेंट क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। तो लेट प्रोफेज में आप क्या देखते हो, ठीक है? सेंट्रियोल्स हैव रीच्ड पोल्स, तो सेंट्रियोल पोल्स पे पहुंच गए होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल पोल्स पे पहुंच गए होते हैं, ठीक है। एस्टर्स आर फॉर्मड, एस्टर्स बन गए होते हैं, स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए होते हैं अपोजिट पोल्स पे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, गोल्गी एपेरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये सारे डिसइंटीग्रेटेड हो गए होते हैं, ठीक है। ये डिसइंटीग्रेट ख़त्म हो गए होते हैं, ठीक है। एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है,
हैव बीन फॉर्म्ड, क्रोमोसोम्स बन गए होते क्रोमैटिन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो लेट प्रोफेज में, ठीक है। तो पहला फेज़ कौन सा था? प्रोफेज, ठीक है। तो पहला फेज़ हमारा प्रोफेज था, ठीक है। तो प्रोफेज जो हमारा फेज़ है इसको हमने अर्ली और लेट में डिवाइड किया, और अर्ली और लेट में हमने अपनी अपनी चेंजेस देखी, ठीक है। तो क्या देखा हमने अर्ली प्रोफेज में? सेंट्रियोल्स जो है वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ठीक है। और हमने देखा देयर इज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन, ठीक है। और लेट प्रोफेज में दिख रहा है वही सेंट्रियोल्स जो है ना वो पोल्स पे पहुंच गए हैं, और उन्होंने वहाँ स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए जिनको हम एस्टर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्गी अपरेट्स वगैरह जो है ना वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, एंड क्रोमोसोम्स जो है ना वो बन गए हैं, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट फेज़ में जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज, ठीक है। नेक्स्ट फेज़ में हम जाएंगे जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन बिल्कुल कंप्लीट हो गई होती है, ठीक है। तो मेटाफेज अगर हम देखें, मेटाफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन बिल्कुल कंप्लीट हो गई होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो गया होता है, ठीक है। और यहाँ से जो ये एस्टर्स से जो एक क्रोमोसोमल थ्रेड्स निकलते हैं, ठीक है, ये थ्रेड्स क्रोमोसोम्स को पकड़ देते हैं, ठीक है। ये थ्रेड्स क्रोमोसोम्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उनको खींच के उनको इक्वेटर पे ला देते हैं, ठीक है। उनको खींच के उनको इक्वेटर पे ला देते हैं, ठीक है। उनके सेंट्रोमियर्स पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। देन उनको खींच के उनको इक्वेटर पे ला देते हैं, सेल के इक्वेटर पे ला देते हैं, ठीक है। तो ऐसे 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 ये फाइनल पिक्चर बन जाती है यहाँ पे। तो लेकिन मैं बोलूँगा इसमें हुआ क्या, ठीक है, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें हुआ क्या असल में? इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट होगी, बिल्कुल कंप्लीट होगी, ठीक है। और क्या हो गया? और यहाँ पे फिर जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स निकले इन एस्टर्स से, वो अटैच हो गए सेंट्रोमियर्स पे एट द काइनेटोकोर प्रोटीन्स, एंड देन उन्होंने उस सारे क्रोमोसोम्स को खींच के इक्वेटर पे लाया, एक ही प्लेन बनाया जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ मेटाफेज में, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, नंबर वन, ठीक है, नंबर वन ये हो गया। नंबर टू क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया। नंबर टू यहाँ पे हुआ कि जो क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगी वो कंप्लीट हो गई, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई, 100% कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसलिए इसको बेस्ट स्टेज माना जाता है फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हुआ? जो स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, द अटैच टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर प्रोटीन ऑफ सेंट्रोमेयर, काइनेटोकोर प्रोटीन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर पे काइनेटोकोर प्रोटीन होता है, वहाँ पे वो अटैच हो जाते हैं। ये हमारा सेंट्रोमेयर बीच में है, ठीक है, इसको काइनेटोकोर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे इन पे ऊपर अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। एंड जो ऑल क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टू द इक्वेटर, ठीक है, आर पुल्ड टूवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। सारे क्रोमोसोम्स को इक्वेटर की तरफ बुलाया जाता है, इक्वेटर की तरफ पुल किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। ऑल क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टूवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेटाफेज में होती है, ठीक है। बिल्कुल आसान। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन 100% कंप्लीट हो जाती है, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर्स को अटैच हो जाते हैं, और सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर की तरफ बुलाए जाते हैं, और यहाँ पे एक मेटाफेजिक प्लेट बन जाता है। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट फेज़ में जिसको हम बोलते हैं एनाफेज। नेक्स्ट फेज़ जो हमारा आता है दैट इज़ कॉल्ड एनाफेज। तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स को बहुत ज़्यादा खींचा जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रोमेयर उनका टूट जाता है, और वो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ना वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये मान लो ये सेल है, ठीक है। तो ये हमारे एस्टर्स है, ठीक है। तो एस्टर्स से स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है ना ये इतना खींचते हैं सेंट्रोमेयर को कि वो टूट ही जाता है, एंड ये फिर अपने अपने क्रोमैटिड्स, जो क्रोमैटिड्स है, फिर क्रोमोसोम के दो हिस्से जो है ना वो अलग हो जाते हैं, एंड वो फिर ऐसे चलने लगते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, वो फिर ऐसे चलने लगते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ असल में? ऐसे क्रोमोसोम पहले ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था क्रोमोसोम, ठीक है, ये इसके दो आइडेंटिकल हाल्व्स थे जिनको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा खींचा गया, यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा खींचा गया, तो बीच वाला हिस्सा जो है सेंट्रोमेयर वो है टूट गया, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होता है? जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हो जाता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स ड्यू टू कंटिन्यूअस
पुलिंग, ठीक है, कंटिन्यूस पुलिंग से सेंट्रोमेयर टूट जाता है, ठीक है, इसका जो यूनियन है सेंट्रोमेयर का वो टूट जाता है, रिजल्टिंग इन, उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन सेपरेशन ऑफ व्हाट, ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है यानी कि वो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, विच ट्रैवल टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, वो फिर अपोजिट पोल्स की तरफ चलने लगते हैं, ठीक है। अब इस दौरान हमें डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रो में डिफरेंट शेप्स मिल सकते हैं, लाइक मेटासेंट्रिक में यहाँ पे वी शेप्ड मिलता है, सब मेटासेंट्रिक में एल शेप्ड मिलता है एंड सो ऑन, वो आपको पता ही होगा, वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे आगे जिसमें हमारे मिलता है लास्ट वाला फेज़ जिसको हम बोलते हैं टी लो फेज़, ठीक है, टी लो फेज़। तो विल गो टू द टी लो फेज़, ठीक है। तो टी लो फेज़ में क्या होता है, टी लो फेज़ में प्रो फेज़ का रिवर्स होता है, ठीक है। ये मान लो, ये आप मान लो ये टी लो फेज़ है यहाँ पे, तो सारी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो अलग अलग पहुंच गए होते हैं यहाँ पे अलग पोलर्स पे, फिर वो वहाँ पे डिकंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो वहाँ पे डिकंडेंस हो जाते हैं ऐसे, फिर से क्रोमैटिन बना देते हैं, ठीक है। ऐसे इस ये भी पहुँच गए यहाँ, तो डिकंडेंस हो गए, फिर से क्रोमैटिन बन गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड फिर से बन जाता है, गोल्गी अपरेट्स वगैरह सारे रिअपेयर हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास सेल जो आती है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। सो टीलोफेज हमारा जो है, इट इज़ ए रिवर्स ऑफ प्रोफेज, इट इज़ रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ये प्रोफेज का रिवर्स फेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स है वो रीच करते हैं, वो पहुंच जाते हैं, दे रीच अपोजिट पोल्स, वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, डिकंडेंस हो जाते हैं, डिकंडेंस हो जाते हैं और फिर से क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म क्रोमैटिन, एंड फॉर्म क्रोमैटिन, फिर से क्रोमैटिन बना देते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्गी अपरेट्स है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रीअपेयर हो जाते हैं, वो फिर से पैदा हो जाते हैं, ठीक है। एंड द सेल कम्स टू हैव 2 न्यूक्लियाई, तो सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस भी 2n होता है, ये न्यूक्लियस भी 2n होता है, क्योंकि जितने क्रोमैटिड्स वहाँ गए उतने यहाँ भी गए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे टेलोफेज हुआ, ठीक है। तो टेलोफेज बिल्कुल रिवर्स था किसका, बिल्कुल ये यहाँ पे रिवर्स था हमारे प्रोफेज का। तो यहाँ पे क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल पे पहुँचे, डिकंडेंस हुए, क्रोमैटिन उन्होंने बनाया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह वापस से रिपेयर हुए और सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई आ गए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे होगी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। नाउ देयर विल बी साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बहुत ही आसान है, इसको ज़्यादा लिखना नहीं है। साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस 2 तरह की होती है, ठीक है, 2 टाइप्स, ठीक है, सेल फरो एंड सेल प्लेट, ठीक है। सेल फरो एनिमल्स में होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसमें 2 न्यूक्लिया है, ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लिया है, ठीक है, इस सेल में 2 न्यूक्लिया है, ऐसे इस सेल में 2 न्यूक्लिया। तो ये सेल जो है ना बीच में कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यहाँ कंस्ट्रक्शन रिंग बन जाती है, तो ये बीच में कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ऐसे, ये सेल बीच में कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ऐसे, एंड फिर इसके 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, फिर इसके 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं ऐसे। तो इसको बोलते हैं सेल फरो मेथड, ये एनिमल्स में होता है, ठीक है। दूसरा है सेल प्लेट मेथड। तो सेल प्लेट मेथड होता है प्लांट्स में, ठीक है, इट हैपन्स इन प्लांट्स, ठीक है, ये प्लांट्स में होता है। तो यहाँ पर क्योंकि सेल के पास सेल वॉल होता है तो वो रिजिड होता है, ठीक है, वो बेंड नहीं करता, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है बीच में सेल प्लेट, जो कि सेंट्रीफ्यूगली फिर ग्रो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप बोलते हो सेल प्लेट, ठीक है, जो कि सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है सेल प्लेट बीच में, ठीक है, ऐसे, जो फिर यहाँ इस डायरेक्शन में ग्रो करता है, ठीक है। अल्टीमेटली वो फिर ऐसे 2 सेल्स में डिवाइड कर देता है इसको, ठीक है, 2 सेल्स में डिवाइड कर देता है इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होती है, यहाँ सेंट्रीपिटल कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, बाकी आउटकम लास्ट पे सेम होता है, 2 डॉटर सेल्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज साइटोकाइनेसिस, इन शॉर्ट दिस इज माइटोसिस। तो इस माइटोसिस को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। तो क्या देखा हमने, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, उसके 2 फेज है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और प्रोफेज में अर्ली और लेट को में हम इसको डिवाइड करते हैं, मैंने सारा दिखा दिया, मेटाफेज आपको दिखा दिया, एनाफेज आपको दिखा दिया, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये हमारा
यहाँ पे सेल डिवीजन में से हमने माइटोसिस को डिस्कस किया, मियोसिस भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन मैंने फ़िलहाल माइटोसिस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, कोई आसान सा ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा जा सकता है दैट इज़ अबाउट द, हम फिजियोलॉजी में से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। लाइक हमें पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये मैं रैंडमली ऐसे क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका इन पे फोकस ज़्यादा बना रहे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका आएगा फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपका ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो आपको इस क्वेश्चन को लिख के नेम है पहली सेंटेंस में लिखना है नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी फंक्शन या ऑफ किडनी, ठीक है। तो फिर एक डायग्राम डाल दीजिएगा, ठीक है। डायग्राम आपने प्रैक्टिस होगी, आई होप की होगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायग्राम से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे आपको, ठीक है। और डायग्राम से आपका एक बल्क बन जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये डायग्राम आप यहाँ पे बना दोगे, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखते हो कि नेफ्रॉन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो पार्ट है इसके ऊपर इसको मालफिजन कॉर्पस्कल बोलते हैं, बाद वाले सारे पार्ट को मालफिजन ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और मालफिजन कॉर्पस्कल में यहाँ पे आप देखते हो कि आपके पास यहाँ पे एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जिसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हो, ठीक है। एंड ये बनता है इस एफेरेंट आर्टेरियोल से और निकलता है फिर इन द फॉर्म ऑफ एफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मालफिजन कॉर्पस्कल। अब मालफिजन कॉर्पस्कल में ये जो डबल लेयर्ड कप है, ये जो कप है, दिस इज कप इज कॉल्ड एज बोमैनस कैप्सूल। और इस कप के अंदर जो ये नेटवर्क है दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलस इस आर्टरी से बनता है, इसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एंड फिर ये आर्टरी बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो ये हमने यहीं पे देख लिया, ठीक है। तो हमने देख लिया नेफ्रॉन के हम दो पार्ट्स बनाते हैं, एक तो मालफिजियन कॉर्पस्कल और दूसरा मालफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। अब हमने कॉर्पस्कल का देखा बोमनस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है। और बोमनस कैप्सूल क्या है, इट्स अ डबल लेयर्ड कप विच कंटेन्स द ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफेरेंट आर्टेरियोल विच देन गिव्स आउट द एफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। नाउ देखो बोमनस कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बोमनस कैप्सूल का जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं विसरल लेयर, दिस इज कॉल्ड विसरल लेयर ऑफ बोमनस कैप्सूल, ठीक है। इसमें होते पोडोसाइट्स और ये जो लेयर है इसका इट इज कॉल्ड पेराइटल लेयर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। इसका इनर लेयर जो है दैट्स कॉल्ड विसरल लेयर, इसका आउटर लेयर जो है दैट्स कॉल्ड पेराइटल लेयर, ठीक है। अब हम जरा मालफिजियन ट्यूब्यूल की बात करेंगे। तो इसमें ए वाला पार्ट जो है इसको पीसीटी बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है इसको डीसीटी बोलते हैं, एंड ये जो आपका है ये हेनिल्स लूप कहलाता है, ठीक है। एंड ये जो आपका है ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है, ठीक है। तो पीसीटी, हेनिल्स लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल के चार पार्ट्स है, ठीक है। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल के चार पार्ट्स है, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल के चार पार्ट्स है, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल के पार्ट क्या क्या है, पीसीटी, हेनिल्स लूप, ठीक है, डीसीटी और एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट इसका पार्ट नहीं आता है तो लेकिन हम रख सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। मेन तीन ही पार्ट्स है, पीसीटी, हेनिल लूप एंड दिस डीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी मीन्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अगर हम इस हेनिल लूप को बनाए, ठीक है, ठीक है, हेनिल लूप में आपके पास दो लिम्ब्स होती है, इसमें फिल्ट्रेट नीचे आता है, इसमें फिल्ट्रेट ऊपर चढ़ता है। तो इस वाली लिम्ब को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और इस वाली लिम्ब को बोलते हैं एसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और इनके फिर थिक और थिन सेगमेंट्स होते हैं जो कि बोर्ड में लिखना ज़रूरी है नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नाउ एक चीज़ का आप ख्याल रखोगे, जो हमारे सारे ये पार्ट्स होते हैं ना अप टू दिस
जो हमारे सारे मैक्सिमम पार्ट्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द हनीज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये सारे किडनी के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम ये किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो किडनी में ऐसे मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस नेफ्रॉन को किडनी में देखें तो किडनी में आप इस नेफ्रॉन को कुछ ऐसे ऑब्जर्व कर पाते हो, ठीक है। तो आप देखते हो कि सिर्फ इसका ये क्या बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हेनील, आपकी लूप ऑफ हेनील कलेक्टिंग डक्ट मेडुला में होता है, बाकी सारा कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। सो ऑल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन आर इन रीनल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट, कौन कौन है एक्सेप्शन यहाँ पे, एक्सेप्ट हेनील्स लूप एंड इनर कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों कहाँ पे है, दे आर इन मेडुला, दे आर प्रेजेंट इन मेडुला, ठीक है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं मेंशन करूँ एक्स्ट्रा जो आपको कुछ इस क्वेश्चन का वॉल्यूम बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है। लाइक अगर हम पीसीटी के को देखें, पीसीटी में आपको इप्थीलियम कैसा मिलता है, पीसीटी में आपको कुछ ऐसा इप्थीलियम मिलता है, ठीक है। ठीक है, इस इप्थीलियम को बोलते हैं हम ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल इप्थीलियम, ठीक है। तो ध्यान रखो कि पीसीटी इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल इप्थीलियम, एक स्पेशल इप्थीलियम है ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल इप्थीलियम, ठीक है। इसलिए पीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। जो बाकी पार्ट में वो वहाँ वेरिएबल है, डीसीटी में भी ब्रश बॉर्डर है लेकिन माइक्रोबुलर बहुत कम होते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे लूप ऑफ हेनील का लोअर पार्ट है यानी थिन सेगमेंट्स वाला पार्ट, वहाँ सिंपल स्क्वैमस इप्थीलियम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ परमेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे पीसीटी की, ठीक है। मालफिजन ट्यूब्यूल है, तो मान लो ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, तो यहाँ पे फिर कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो याद रखना आप एक बात, जो पीसीटी है इट इज़ परमेएबल टू बोथ सोल्यूट्स एंड वाटर, तो वाटर सोल्यूट्स दोनों के लिए परमेबल होता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज़ परमेबल ओनली टू वाटर ओनली, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस है परमेबिलिटी में। और जो असेंडिंग लिम्ब है इट इज़ परमेबल टू सोल्यूट्स ओनली। एंड जो आपके वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है इनके पास कंडीशनल परमेबिलिटी होती है। नॉर्मली ये किसी चीज़ के लिए परमेबल नहीं है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स ये परमेबिलिटी दिखाते हैं। लाइक सोडियम की परमेबिलिटी इनको होती है एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में, लाइक वाटर की परमेबिलिटी इनको होती है इन प्रेजेंस ऑफ दिस एडीएच, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो इस हिसाब से आपका नेफ्रॉन जो है वो बड़ा सा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, आप आसानी से नेफ्रॉन को लिख पाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो आगे जाएंगे हम डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। न्यूरॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये वो सेल है जो कि डिवाइड नहीं करती, ठीक है। दिस सेल डजंट डिवाइड, न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता, ठीक है। न्यूरॉन की सबसे बड़ी खासियत यही है, ठीक है। और अगर न्यूरॉन को अब हम स्टडी करें थोड़ा सा, ठीक है। तो न्यूरॉन को स्टडी करने के लिए अगर आप न्यूरॉन को थोड़ा सा इसकी डायग्राम बनाओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये न्यूरॉन की थोड़ी रफ डायग्राम है, ठीक है, रफ डायग्राम है न्यूरॉन की। तो आप इस न्यूरॉन की रफ डायग्राम को अगर देखोगे तो आपको सारे पार्ट्स यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सारे पार्ट्स यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे पार्ट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके न्यूरॉन के रिलेटेड।
तो आपको होप समझ आ रहा होगा मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले न्यूरॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये है इसका सेल बॉडी और ये है इसके सेल प्रोसेसेस, ठीक है। ये है इसके सेल प्रोसेसेस, ठीक है। ये है इसका सेल प्रोसेसेस, ठीक है। तो सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं, सेल बॉडी या सोमा, ठीक है। और सेल प्रोसेस को न्यूराइट्स बोलते हैं, जिसमें ये छोटे छोटे डेंड्राइट्स होते हैं एंड ये लंबा सा एक्सॉन होता है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूरॉन के दो पार्ट्स हैं, न्यूरॉन के दो पार्ट्स हैं, सेल बॉडी या साइटोन या सोमा एंड सेल प्रोसेसेस, जिनको आप बोलते हो न्यूराइट्स भी, व्हाट यू आल्सो कॉल एज न्यूराइट्स, ठीक है। और आपने ध्यान रखा, सेल बॉडी या साइटोन या सोमा जो है ना, ये एक स्फेरिकल पार्ट है जिसमें आपका न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस होता है, ठीक है। तो इट इज स्फेरिकल पार्ट कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस। ये स्फेरिकल पार्ट है जिसमें आपको न्यूरॉन के न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूरोप्लाज्म होता कहलाता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म के रिलेटेड आपको एक बात याद रखनी है, न्यूरोप्लाज्म में ऐसे ही रेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन रेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज निजिलस ग्रैन्यूल्स एंड एक्चुअल में मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलाई होते हैं जो हेल्प करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो न्यूरोप्लाज्म के बारे में खतरनाक बात याद रखनी है, इट कंटेन्स निजिलस ग्रैन्यूल्स। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है, निजिलस ग्रैन्यूल्स, ठीक है, विच आर मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलाई एंड हेल्प इन, किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ज़रा डेंड्राइट्स और एक्सॉन की बात करेंगे, प्रोसेसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो डेंड्राइट जैसे कि आपको दिख रहा है, डेंड्राइट एक शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है। ये बहुत सारी होते हैं, मैनी इन नंबर, ठीक है, दीज आर मैनी इन नंबर एंड ये पहले से ही ब्रांचड होते हैं, ये बहुत ही ब्रांचड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो डेंड्राइट एक शॉर्ट मल्टीपल ब्रांचड प्रोसेस है, ठीक है। वाइल एक्सॉन आप देख रहे हो, एक्सॉन एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। और ये यूजुअली यहाँ पे आप देख रहे हो इस साइटोन में, इस सेल में एक ही एक्सॉन है ये, ठीक है। ये लंबा सा एक्सॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एंड आप देख रहे हो मैक्सिमम लेंथ के लिए अनब्रांचड है, लास्ट पे इसको ब्रांच है लेकिन पहले इसमें ज़्यादा ब्रांचेस है नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो प्रोसेस में अगर हम डेंड्राइट और एक्सॉन को देखें तो आराम से ये डिफरेंसेस हम पॉइंट आउट कर पाएंगे कि डेंड्राइट बहुत ही शॉर्ट है और डेंड्राइट बहुत ज़्यादा होते हैं और डेंड्राइट्स ब्रांचड होते हैं। वेल एक्सॉन एक लंबा प्रोसेस है जो कि सिंगल हुई होता है यूजुअली एंड अनब्रांचड होता है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखोगे, ठीक है। ना देखो, एक्सॉन में लास्ट पे ये ब्रांच निकलते हैं, ठीक है। ये जो ब्रांच निकल रहे हैं ना एक्सॉन को, दीज ब्रांच आर कॉल्ड एज टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। क्या बोलते हैं इन ब्रांचेस को, दीज ब्रांच आर कॉल्ड टर्मिनल आर्बोराइजेशन। एंड इनको देखो, ये टिप्स जो है ना स्वोलन है, इन स्वोलन टिप्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। क्या बोलते हैं इनको, साइनेप्टिक नॉब्स। इन साइनेप्टिक नॉब्स में छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, उन पैकेट्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। तो इनके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ये ग्रीन कलर के, तो जिनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। ये किस में होते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर। ये जो पॉइंट है ना जहाँ से एक्सॉन अराइज होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। इस पॉइंट को एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखोगे। और एक्सॉन पे आप देखो ये येलो कलर के माइलिनेटिंग ये इंसुलेटिंग सेगमेंट्स होते हैं। ये जो येलो कलर के इंसुलेटिंग सेगमेंट्स होते हैं ना, इस पे इस येलो कलर के इंसुलेटिंग सेगमेंट्स को हम बोलते हैं माइलिन शीट। इनको क्या बोलते हैं, माइलिन शीट, ठीक है। तो ये जो येलो कलर के इंसुलेटिंग सेगमेंट्स है इस एक्सॉन पे, इनको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है, माइलिन शीट, ठीक है। तो एक्सॉन पे ऊपर माइलिन शीट हो सकता है, ठीक है, इंसुलेटिंग सेगमेंट्स होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, माइलिन शीट बहुत कंटिन्यूस नहीं होता है, इसके बीच में गैप्स होते हैं, ठीक है। माइलिन शीट्स के बीच में वो जो गैप्स होते हैं बिटवीन द माइलिन शीट्स, इन गैप्स को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। एंड सिग्नल एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर की तरफ जंप करती है, ठीक है, जिसको हम साल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल टुगेदर ये एक क्रिस्प और प्रिसाइज डिस्कशन था न्यूरॉन का, जो आपको अगर समझ आया होगा। तो हमने बोला न्यूरॉन इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दिस फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का ये फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये न्यूरॉन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स है, सेल बॉडी या सोमा एंड
सेल प्रोसेसेस। तो सेल बॉडी या सोमा इसके एक पार्ट है, दूसरा सेल प्रोसेस या न्यूराइट्स है, ठीक है। सेल बॉडी हमने देखा ये स्फेरिकल पार्ट है, ठीक है। इट्स स्फेरिकल पार्ट विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। एंड जो सेल प्रोसेसेस एंड इसका जो साइटोप्लाज्म, इसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें निजलस ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और इसके जो न्यूराइट्स होते हैं, न्यूराइट्स इनमें दो आते हैं, डेंड्राइट्स आते हैं और एक्सॉन आता है, ठीक है। डेंड्राइट्स शॉर्ट प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं और ब्रांचड होते हैं। एक्सॉन लॉन्ग होता है, सिंगल होता है, अनब्रांचड होता है, ठीक है। जहाँ से एक्सॉन अराइज होता है उसे एक्सॉन ही लॉग बोलते हैं, ठीक है। और एक्सॉन को लास्ट पे छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, इनको टर्नल आर्बराइजेशंस बोलते हैं। इनके स्वोलन टिप्स को साइनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं, जिनके अंदर पैकेट्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, कॉल्ड एज साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। और एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीथ हो सकता है, एंड माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे देखूंगा वो मस्कुलर सिस्टम से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम, और वो क्वेश्चन क्या होगा, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो कौन से टाइप्स ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लेट अस फोकस ऑन दिस थिंग कि हमारी बॉडी में कौन से टाइप ऑफ मसल्स पाए जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, वी हैव थ्री मेन टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी, ठीक है। तीन तरह की मसल्स हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। एक तो हमारे पास होते हैं जिनको आप बोलते हो स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। दूसरे होते हैं हमारे जिनको आप बोलते हो स्मूथ मसल्स, ठीक है। एंड तीसरे हमारे पास होते हैं जिनको आप बोलते हो कार्डियक मसल्स, ठीक है। तीन तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे ही कॉलम वाइज, ठीक है। तो चलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। ये कौन सी मसल्स है, तो दीज आर दोज मसल्स विच आर फाउंड ऑन स्केलेटल सिस्टम, यानी कि बोन्स, ये बोन्स पे पाई जाती है। स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है, दे आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे हमारी इंटेस्टाइन्स है, यूटिरस है, ठीक है। जो कार्डिक मसल्स हैं ऑब्वियसली दे आर फाउंड इन हार्ट, ठीक है। तो ये नाम दिया गया है इनको, ठीक है। नाउ स्केलेटल मसल्स की सेल्स को अगर हम देखें ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी सेल्स बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है। और सबसे ख़ास बात है वहाँ बहुत सारे न्यूक्लियर होते हैं, ठीक है। वाल अगर स्मूथ मसल्स की सेल्स को देखिए, वो सेल्स बिल्कुल ऐसी होती है और न्यूक्लियस बीच में एक ही होता है। और हम कार्डिक मसल्स को देखिए तो सेल्स थोड़ी सी ब्रांचड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर लेकिन एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे द सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ठीक है। यहाँ अगर हम देखेंगे सेल्स आर सिलेंड्रिक स्पिंडल शेप, इस शेप को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल्स स्पिंडल शेप्ड है, और हम यहाँ पे देखेंगे सेल्स अगेन सिलेंड्रिकल है, सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ है, जो सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर है, तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये मसल्स मल्टी न्यूक्लियर मसल्स होते हैं, जिसको हम सिनिशियल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड। और यहाँ पे भी दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, ठीक है। सिलेंड्रिकल तो ये दोनों है, ठीक है, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेंशियल है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। ये स्पिंडल शेप्ड है और यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे, ठीक है। तो जाएंगे आगे। देखो ये तो सबको पता है कि स्केलेटल मसल्स के ऊपर डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, जिसकी वजह से हम उनको स्ट्राइडर बोलते हैं। एंड बिल्कुल ऐसा ही केस है कार्डियक मसल्स में भी, वो भी क्या बोलते हैं, स्ट्राइडर होते हैं, या उन पे डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। लेकिन स्मूथ मसल्स बिल्कुल स्मूथ होते हैं, इन पे कोई डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं होते, ठीक है। सो दे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दे हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है। हैंस कॉल्ड एज स्ट्राइडर मसल्स, इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्राइडर मसल्स, ठीक है। दे ऑल्सो हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है। हैंस ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइडर मसल्स, ठीक है। वाइल दे लैक
ठीक है। डार्क एंड लाइट बैंड्स, यहाँ पे डार्क एंड लाइट बैंड्स बिल्कुल एब्सेंट होते, तो ये नॉन स्ट्रेटेड, हैंस दे आर नॉन स्ट्रेटेड, इसलिए ये वाले मसल्स जो हमारे हैं ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे, ठीक है। तो ये नॉन स्ट्रेटेड है। अब ये तो पता ही होगा स्केलेटल हमारे कंट्रोल में है, वो दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये स्केलेटल जो है दे आर वॉलंटरी नेचर, दे आर वॉलंटरी मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। वाइल ये भी इनवॉलंटरी होती है, ठीक है, ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। दोनों इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे, ठीक है। तो और भी बहुत सारी डिफरेंसेस है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम के लिए इतनी डिफरेंसेस काफ़ी होगी। अगर आप इतने डिफरेंसेस लिखोगे, आपका सवाल शॉर्ट आंसर ही हो सकता है ये यूजुअली, ठीक है। तो आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो एक और पॉइंट लिख सकते हो फैटीग के बारे में, ठीक है। जो हमारी स्केलेटल मसल्स है दे अंडरगो फैटीग ईजिली, जल्दी थक जाते हैं, दे अंडरगो फैटीग ईजिली, ठीक है, इजीली। वाइल इनमें नॉट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, नॉट ऑब्जर्व्ड फैटीग यहाँ पे नहीं देखा जाता है, ठीक है। वाइल ऐसा ही कार्डियक मसल्स में भी फैटीग नहीं देखा जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो आज जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, इनकी तरफ आप फोकस रखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो आपकी प्रिपरेशन है वो थोड़ी बूस्ट हो जाए, ठीक है। अंटिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्न।